हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस और उसका सोशल साइंस का लेक्चर नंबर 1 है ना। ये लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 है इस बुक के पहले चैप्टर का, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, कि यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर किस तरह से नेशनलिज्म का राइज होता है। अब ये नेशनलिज्म क्या होती है आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल ये लेक्चर नंबर 1 है, तो ये पूरी आपकी सीरीज है ना, जितने भी सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो पूरी इस सीरीज में आपको मिल जाएगी। फिलहाल आज की जो टॉपिक है हमारे पास, आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेडरिक सोरो की वो पेंटिंग जो नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा प्रदर्शित करती है। वैसे इन्होंने 4 पेंटिंग बनाई थी, पर हम एक पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे है ना, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ इस पेंटिंग का जो एक रूप है वो आपको ये नीचे दिखता हुआ है ना, ये दिख जाएगा। तो फ्रेडरिक सोरो ने एक पेंटिंग बनाई 1848 में, जिसका नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है, चलें चैप्टर की शुरुआत करें। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लास 10th सोशल साइंस का पहला चैप्टर है ये, और उस चैप्टर का पहला लेक्चर है ये, है ना। फ्रेडरिक सोरो की पेंटिंग के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेशनलिज्म क्या होता है ये हम जानने वाले हैं, है ना। और इसके बाद एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन ने नेशन की एक अपनी ही परिभाषा दी, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानने वाले हैं। समझ आया? चलिए शुरुआत करते हैं। अब शुरू करेंगे हम पहले अपने एक वर्ड से, जिस वर्ड का नाम है नेशनलिज्म। कि भैया नेशनलिज्म क्या होता है। अब आप नेशनलिज्म समझें उसके बारे, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक वर्ड के बारे में कुछ बताएं जिसका नाम है फैमिली। अब फैमिली वर्ड तो सबने सुना होगा, है ना। फैमिली का मतलब होता है परिवार। ठीक है, फैमिली का मतलब होता है परिवार। अब परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, मम्मी पापा भाई बहन। ठीक है, अब परिवार में होता क्या है। परिवार तभी बनता है बच्चों जब लोगों के बीच में होती है एकता, है ना। समझ आया? मतलब एक दूसरे से मिलजुल के चलते हैं वो, है ना। उस परिवार के हर लोगों की तरफ होती है कुछ जिम्मेदारी, है ना। भाई बहन की सुरक्षा करने की कस्में खाता है, बहन भाई की भाई का ध्यान रखती है, मम्मी पापा, है ना। इवन छोटे से छोटा शख्स और बड़े से बड़ा शख्स, हर किसी की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है। और ये सब कोई, हर कोई, है ना, उन हर एक किसी के प्रति लॉयल होता है कि भैया आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन है ना। तो हम, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपका ख्याल रखें, आपकी सुरक्षा करें। ठीक है, इसी तरीके से हर कोई एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलता है, तभी जाके बनता है परिवार। ठीक है, सेम अब यही चीज समझो कि यहाँ कोई नेशन है। नेशन मतलब कोई देश है, समझ आया? नेशन का मतलब कंट्री। तो ऐसा सोचो कि जब किसी देश के लोग, किसी एक देश में रहने वाले लोग, मान लो कि ये एक कंट्री है, इस देश के अंदर जो भी लोग हैं, कहीं भी किसी भी हिस्से में हो, इस देश के अंदर रहने वाले लोग जब मिलजुल के रहने लगते हैं, यानी कि उनके अंदर यूनिटी देखने को मिलती है कि भैया कहीं भी कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हैं। लॉयल्टी, एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी देखने को मिलती है कि भरोसा रखो, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, तुम्हारे साथ खड़े हैं। और एक बहुत जरूरी चीज जिसका नाम है प्राइड, है ना, गर्व। प्राइड का मतलब होता है गर्व। तो जब आप गर्व फील करते हैं कि भैया हम, अब आप, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम सब अगर कोई बाहर जाता है तो बहुत गर्व से बताते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं, है ना। तो जब ये यूनिटी, लॉयल्टी, प्राइड, ये सारी चीजें एक जमीन के टुकड़े के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर ये आ जाती हैं कि भैया हम इस देश के प्रति जिम्मेदार हैं, लॉयल हैं, है ना। हम गर्व महसूस करते हैं कि हम भारत के लोग हैं। इस चीज को कहते हैं हम नेशनलिज्म। हमें अपने आप पे गर्व है, हमें अपने देश पर गर्व है। अगर, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जानते हैं, पर उनकी एक स्पीच है जो बहुत पॉपुलर है, जिसमें वो कहते हैं कि भारत जो है, भारत केवल और केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है,
यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है ना? अपने आप में ये लाइन जो है वो नेशनलिज्म क्या होता है इसको बताती है। कि ये जो इस देश की हम बात कर रहे हैं, ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, ये केवल एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसके लिए हम लोग यूनाइट होते हैं, हम एक साथ मिल के रहते हैं, है ना? कोई भारत की तरफ आँख उठा के देखे, तो आँखें निकालने की हिम्मत रखते हैं और सब साथ मिल के रखते हैं। हमारे अंदर भले ही कितनी भी भिन्नताएँ हों, भले ही ऊँची जात, नीची जात, कई अलग-अलग धर्म हों और कई अलग-अलग जाति हों, अलग-अलग राज्य हों, अलग-अलग राज्य में रहने वाले लोग अलग-अलग तरीके से रहते हैं, पर जब भी बात आएगी कि भैया इंडिया के लिए आप सबकी ज़रूरत है, तो वहाँ हर कोई एक जैसा एक लाइन में खड़ा हुआ मिलेगा, बिना ये देखे हुए कि कौन कौन-सी धर्म का है, कौन-सी जाति का है ना? और हर कोई भारत के लिए लॉयल है, ठीक है? जब ये यूनिटी, लॉयल्टी और ये प्राइड कि हम भारतीय हैं और हमें इस बात पर गर्व है, जब ये देखने को मिलता है, इस फीलिंग को हम कहते हैं नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म refers to a feeling of unity, loyalty and pride among the people who believe they belong to the same nation. जब वो विश्वास करते हैं, जब इस बात में वो बिलीव करने लगते हैं कि हर एक व्यक्ति एक ही नेशन का पार्ट है, एक ही इस ज़मीन के हिस्से का पार्ट है और अगर इस ज़मीन के अंदर आ रहे हो, तो भैया हम तुम्हारे साथ हैं। ये ज़मीन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसकी तरफ आँख उठा के अगर कोई देखेगा, तो घर में घुस के मारेंगे। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है? तो नेशनलिज़्म क्या होता है यहाँ पे समझ में आया कि नेशनलिज़्म वही होता है जिस तरीके से आप अपनी फैमिली के प्रति फैमिली में आपको यूनिटी देखने को मिलती है, मम्मी-पापा, भाई-बहन सब कोई मिल-जुल के रहता है। लॉयल्टी देखने को मिलती है, हर कोई किसी के लिए ज़िम्मेदार होता है ना? हर कोई किसी के प्रति लॉयल होता है और एक प्राइड देखने को मिलता है कि हाँ, मैं इस परिवार से हूँ और मुझे अपने परिवार पर गर्व है। सेम उसी तरीके से अगर एक देश में रहने वाले लोग ये दिखाना शुरू कर दें कि भले ही हम अनेक भिन्नताएँ हैं, अनेक-अनेक अलग-अलग राज्यों में रहते हैं, अलग-अलग पहनावा है, अलग-अलग बोली-भाषा है, पर जब बात आएगी देश की, तो हम सब एक साथ हैं, इस देश के लिए लॉयल हैं और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम इस देश का हिस्सा हैं। ये फीलिंग जो होती है, इसको हम कहते हैं नेशनलिज़्म एंड दिस फीलिंग ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड यूरोप फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट रूल्ड बाय डायनास्टिक एम्पायर्स इंटू अ कॉन्टिनेंट ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट्स। ठीक है? ध्यान से सुनना। यूरोप जो है, यूरोप में पहले और केवल यूरोप में नहीं पूरे विश्व भर में अभी हम राइज़ ऑफ नेशनलिज़्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम राइज़ ऑफ नेशनलिज़्म इन इंडिया भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो केवल यूरोप नहीं, इंडिया में भी पहले ये रूल चलता था कि एक राजा होगा, बाकी सब उसकी प्रजा होंगे। तो शुरुआत में यही चलता था यूरोप में भी। यूरोप में भी डायनास्टिक जो एम्पायर है ना? अलग-अलग जो साम्राज्य बना के जो लोग रहते थे कि हम राजा हैं यहाँ के और बाकी जो भी जनता है ये हमारी प्रजा है। नेशनलिज्म की फीलिंग आने के बाद अलग-अलग जगहों के लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया कि तुम बाहरी हो और तुम्हें हमारे ऊपर रूल करने का कोई अधिकार नहीं है। धीरे-धीरे ये जब फीलिंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती गई, तो विद्रोह हुए, प्रोटेस्ट हुए, है ना? जंग हुई, लड़ाई हुई। कई बार आपको अगर शांति चाहिए, कई बार आपको अगर अपना हक चाहिए, तो वो शांति से नहीं मिल जाता है, ठीक है? उसके लिए आपको युद्ध करना पड़ता है, सेम जैसे कि महाभारत में पांडवों ने किया, है ना? कि अगर आपको चाहिए था, वो तो खुश थे 5 गाँव में भी, लेकिन अगर अपना हक चाहिए, अब जो उनका हक था, है ना? भले ही वो 5 गाँव में रेडी थे, पर उनका हक तो पूरा था ना, आधे पे हक था ना। तो वो जो आधे पर हक है, उस हक को पाने के लिए कई बार शांति नहीं हो ज़रूरी होती है ना? शांति से आप उसको पा नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको जंग लड़नी पड़ती है। तो कहीं पे जंग हुए, कहीं पे प्रोटेस्ट हुए, इन सब को होते हुए ये डायनास्टिक जो एम्पायर्स थे, ये पूरे के पूरे साम्राज्य धीरे-धीरे खत्म होते गए। वो आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा और उनकी जगह आए मॉडर्न नेशन स्टेट्स। अच्छा, मॉडर्न नेशन स्टेट से क्या मतलब है? मॉडर्न नेशन स्टेट से मतलब है ऐसी जगहें जहाँ पे आपको फ्रीडम देखने को मिलेगा, है ना? इक्वालिटी देखने को मिलेगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन देश में मिलने को मिलेगा, यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर आप मैं आपको साफ शब्दों में बताऊँ को आप तो उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये मॉडर्न नेशन स्टेट्स का मतलब है डेमोक्रेटिक कंट्री। अब डेमोक्रेसी के बारे में आपने 9th में पढ़ा था थोड़ा बहुत, है ना? तो डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ऐसा जहाँ पे राजा को खुद राजा को चुनने का अधिकार जो हो वो किसके पास होना चाहिए? जनता के पास होना चाहिए।
कोई एक आदमी उठ के खड़ा होके ये नहीं कहेगा कि मैं आज से यहाँ का राजा हूँ और तुम सब मेरे प्रजा हो, नहीं। ये पावर जो होनी चाहिए, राजा को चुनने की पावर, है ना? अपनी आज़ादी की पावर, आप लोगों को बराबरी की पावर, ये सब कुछ किसके हाथ में होना चाहिए? ये होना चाहिए उस देश के पीपल्स के हाथ में, उस देश के लोगों के हाथ में, है ना? तो ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी, जो हमारा एक साम्राज्यवादी जो लोग थे, है ना? जो एक साम्राज्य बना के रखते थे, धीरे-धीरे ये खत्म होते गए। किसकी वजह से खत्म होते गए? तो ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में आनी शुरू हुई अलग-अलग जगहों के, कि भैया हम अब यहाँ इस ज़मीन के टुकड़े में जो रहने वाले लोग हैं, जैसे जैसे जर्मनी में जर्मन भाषी जो लोग हैं, जर्मन बोलने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि अब हम केवल जर्मनी वाले लोग एक साथ रहेंगे, बाकी सब बाहर जाओ, है ना? अब कोई बाहर वाला आदमी आके हमारे ऊपर राज्य नहीं करेगा, ठीक है? तो इस तरीके से धीरे-धीरे क्या हुआ कि जितने भी ये राजा-रजवाड़े थे, ये सब खत्म हो गए और धीरे-धीरे ये सारी जगहें टूट-टूट के अलग-अलग पार्ट में बँटती गई और मॉडर्न नेशन स्टेट्स बनते गए। ठीक है? और मॉडर्न नेशन स्टेट्स कैसे होंगे? वो डेमोक्रेटिक होंगे। ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक होंगे, जहाँ पे जनता जो है वो सरकार चुनेगी, जनता के पास लोगों के पास फ्रीडम होगा, लोगों के पास इक्वालिटी होगी, लोगों के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो उनके अधिकारों की रक्षा करेगा और साथ में आपको देखने को मिलेगी नेशनल यूनिटी, कि हम इस देश के लोग हैं और हम हर सुख में, हर दुःख में एक-दूसरे के साथ हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इस चैप्टर की द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक फेमस पेंटिंग से। ये फेमस पेंटिंग बनाई गई थी 1848 में, किसके द्वारा बनाई गई? तो एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, फ्रांस के रहने वाले एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरो। फ्रेडरिक सोरो की ये पेंटिंग है। पेंटिंग का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, है ना? द पैक्ट बिटवीन नेशंस। अब ये क्या होता है? इसमें सौरो जो है, सौरो का एक ड्रीम है ना? सौरो का क्या ड्रीम है? सौरो का ड्रीम है कि पूरी दुनिया जो हो, है ना? ये जो पूरी दुनिया है उसमें जो भी नेशन है, वो डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक्स हो, ठीक है? समाजवादी हो और डेमोक्रेटिक हो, जहाँ पे पावर जो होनी चाहिए वो जनता के पास होनी चाहिए और उनके पास फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, है ना? लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी एक-दूसरे में देखने को मिलनी चाहिए। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है? तो ये भाईचारा देखने को मिलना चाहिए कि लोग लड़ नहीं रहे हैं आपस में, समझ आया? In the painting, people of Europe and America are shown marching together in a long procession towards the Statue of Liberty. अब जब अगर हम इस पेंटिंग की बात करेंगे तो बच्चों, तो पेंटिंग में आप जब देखेंगे तो यूरोप और अमेरिका के लोग जो हैं, वो इस पेंटिंग में एक साथ एक लंबी एक कतार बनाते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है? अब किधर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आपको इस इमेज को दिखाऊँ, ये देखिए। ये आपकी एनसीईआरटी की इमेज है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लोग, ये लंबी-सी ट्रेन आपको दिख रही है ये वाली, है ना? तो यहाँ पे अलग-अलग जगहों के, यूरोप और अमेरिका के अलग-अलग जगहों के लोग, अलग-अलग देशों के लोग अपने देश का झंडा लिए, है ना? अपने देश की पहचान मतलब अपना पहनावा पहने, यहाँ से इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है? Men and women of different ages and social classes are included in the procession to show equality and unity among the people, ठीक है? तो चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, हर मतलब हर ऐज के, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, हर ऐज के और हर सोशल क्लास के, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, है ना? चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे बहुत पढ़े लिखे हो, हर सोशल क्लास के लोग, है ना? चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो और हर ऐज के लोग उस कतार में लगे हुए हैं, उस कतार में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलती है इक्वालिटी, कि हाँ भैया, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे ना पढ़े लिखे हो, लेकिन सब कोई क्या है? इक्वल है। नेशन की नज़र में हर कोई इक्वल है। और दूसरी जो चीज़ है वो है यूनिटी, कि भले ही तुम अमीर हो, हम गरीब हैं, है ना? भले ही कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन इस देश के नाम पे, जो ये देश के साथ हम चल रहे हैं, इस झंडे के साथ, इस झंडे के नीचे जब हम खड़े होते हैं, तो हर कोई इक्वल होता है, हर कोई यूनाइट होता है, हर कोई एक होता है, ठीक है? तो ये आपको देखने को मिलेगा कि हर सोशल क्लास के आदमी और औरत, हर चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, वो इस पेंटिंग में इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से निकलते हुए दिखाई
देते हैं। नीचे आपको दिख जाएगा पेंटिंग का नाम, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, है ना, प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरो। कहाँ के थे फ्रेडरिक सोरो? तो वो फ्रांस के थे, ठीक है, याद रखना आप। द स्टेचू ऑफ लिबर्टी ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द पेंटिंग। अब स्टेचू ऑफ लिबर्टी आपको कहाँ दिखेगी? इस इमेज में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ से ये दिखेगी आपको, ठीक है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको वापस से पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे लिबर्टी जो होती है, आजादी जो होती है, उसको दिखाया गया एज अ फीमेल फिगर, ठीक है, एक फीमेल फिगर की तरह उसको दिखाया गया, मतलब एक औरत के रूप में लिबर्टी को दिखाया गया। इन द पेंटिंग शी होल्ड्स द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पेंटिंग में, मैं आपको दिखाता हूँ, जरा इसको लिखा हुआ हटा दूं, तो ये देखिए, इस पेंटिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक हाथ में आपको ये टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट दिखेगी, और दूसरे हाथ में ये अधिकार पत्र दिखेगा, ठीक है, अधिकार पत्र मतलब जिसमें किसी भी देश के लोगों के अधिकार लिखे गए हैं, मतलब जो भी लोग हैं वो उनके अधिकार लिखे गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो एक हाथ में उनको ऐसे दिखेगी आपके टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और दूसरे हाथ में दिखेगा चार्टर जिसमें कि लोगों के अधिकार लिखे गए हैं। समझ में आया? तो एक हाथ में उसको दिखेगा टॉर्च, है ना, और दूसरे हाथ में दिखेगी वो क्या बोलते हैं इसको, चार्टर, ठीक है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन का मतलब उस पूरे पेज में जो है लोगों के अधिकार लिखे गए हैं, कि लोगों के पास ये अधिकार होंगे, लोग आजाद होंगे, अब लोगों के ऊपर किसी का कब्जा नहीं रहेगा, लोग किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, ये सारी बातें जो है इस चार्टर में लिखी गई हैं। और दूसरा जो है वो टॉर्च है। अगर आप देखेंगे तो टॉर्च सिंबलाइज नॉलेज, है ना, टॉर्च क्या सिंबलाइज करती है? टॉर्च सिंबलाइज करती है नॉलेज को। उसके अलावा टॉर्च क्या सिंबलाइज करेगी? उसके अलावा टॉर्च सिंबलाइज करेगी अवेयरनेस को, ठीक है, टॉर्च सिंबलाइज करती है नॉलेज को, टॉर्च सिंबलाइज करती है अवेयरनेस को, टॉर्च सिंबलाइज करती है द स्पिरिट ऑफ एनलाइटेंड आइडियाज, है ना, समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा। ये टॉर्च हमको सिंबलाइज करती है नॉलेज को। नॉलेज मतलब कि भैया अब थोड़ा सा जागो, ज्ञान अर्जित करो, है ना, अवेयरनेस को, कि अब सोने का समय नहीं है ना, अगर सोते रहोगे ना तो ये जो राजा रजवाड़े हैं ये तुमको हमेशा से गुलाम बनाए रखेंगे। तो उठो, जागो, ज्ञान अर्जित करो, दुनिया के बारे में समझो, और ये जो जो भी आइडियाज तुम्हारे लिए एनलाइटेंड आइडियाज हैं, जैसे लिबर्टी के, फ्रेटर्निटी के, है ना, भाईचारे के, एकता की, ये जो आइडियाज हैं इसको बस रोको मत, इसको अलग-अलग जगहों पर तक फैलाओ, ठीक है? तो ये नॉलेज वाला जो चार्ट, ये टॉर्च यही सब बातें बताती है। टॉर्च बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो टॉर्च रिप्रेजेंट करती है नॉलेज को, ठीक है? कि उठो, नॉलेज इकट्ठा करो, दुनिया के बारे में समझो, जानो, और थोड़ा-सा जागो, कि अगर तुम जागे नहीं ना तो ये तुमको हमेशा से सुलाते ही रहेंगे। और सुलाएँगे कैसे? कि तुम काम करते रहो, बैलों की तरह खटते रहो, सारा फ़ायदा कौन उठाएगा? राजा साहब लेके जाएँगे, और राजा साहब के तुम हमेशा गुलाम ही बने रहोगे, ठीक है? तो टॉर्च सिम्बलाइज़ करती है नॉलेज को। इसी तरीके से जो चार्टर है, चार्टर बताता है कि लोगों के राइट्स क्या होंगे, लोगों के अधिकार कौन-कौन से अधिकार होने चाहिए लोगों के पास, और उनकी आज़ादी, ठीक है? कि आज से जो लोग हैं, किसी भी देश में रहने वाले जो लोग हैं, वो आज़ाद हैं, वो किसी राजा के गुलाम नहीं हैं, ठीक है? ये सारी बातें जो हैं आपको चार्टर बताता है। तो क्या-क्या चीज़ें पढ़ी? पहले आपने पढ़ा कि सेंट्रल पोज़ीशन में आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखेगी, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है? एक फीमेल फिगर है, ठीक है? जिसके एक हाथ में आपको टॉर्च दिखेगा, दूसरे हाथ में आपको चार्टर दिखेगा। इसके सामने से एक लंबी कतार बनाए हुए यूरोप और अमेरिका के अलग-अलग एज ग्रुप के, अलग-अलग सोशल क्लास के लोग जो हैं वो एकजुट होकर इस आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अलग-अलग एज ग्रुप और अलग-अलग सोशल क्लास से, उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वालिटी और यूनिटी, ठीक है? अब एक चीज़ और देखिए, अराउंड द स्टैच्यू lie broken crowns and shattered symbol of absolutist institution। एब्सोल्यूटिस्ट क्या का मतलब होता है? एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है भैया मोनार्कियल पावर, ठीक है, ध्यान से सुनना। वर्ड है एब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है? एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब है मोनार्की, ठीक है? कौन सी? मोनार्कियल पावर।
मोनार्कियल पावर का मतलब वो राजा रजवाड़ों वाला नियम कानून, ठीक है। तो अगर आप इस स्टेचू के ऐसे आगे पीछे देखेंगे, ये वाली जगह ध्यान से अगर दिख रही हो आपको, तो दूसरा कलर ले लूं, ये वाली जगह, यहाँ पे आपको दिखेंगे लोगों के क्राउन्स, है ना, लोगों के ताज, है ना। अब ये ताज किसका प्रतीक है? ताज प्रतीक है राजा के मुकुट, है ना, राजा का मुकुट जो होता है ऐसा वाला, ठीक है। बहुत गंदा बना है भाई साहब। तो राजा को जो मुकुट होता है, जो वो राजा पहनता है, वो राजा के मुकुट आपको देखने को मिलेंगे, राजा के श्रृंगार आपको देखने को मिलेंगे, है ना, उनके जो आभूषण है ना, जो गहने पहनते हैं वो सब आपको यहाँ पे नीचे गिरे हुए मिलेंगे। इसका मतलब है कि अब लोग जो है वो ये मोनार्की वगैरह को हटा के और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने यहाँ लगा लाने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे-धीरे मोनार्की हर जगह से खत्म हो रही है, और इसी वजह से इनको नीचे पड़ा हुआ दिखाया गया है, ठीक है। तो अब क्या पता चला, ठीक है, इतना समझ में आया। दीज ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट द डाउनफॉल ऑफ मोनार्की, है ना। ये ब्रोकन ऑब्जेक्ट जो भी हैं, ताज वगैरह, ये सब क्या दिखा रहे हैं? ये सब दिखा रहे हैं कि अब मोनार्की का धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा है। मोनार्की समझ में आया ना? मोनार्की का मतलब रूलर, है ना, जो एक राजा वाला फील होता था कि राजा रहेंगे यहाँ पे, हमारे देश का हर देश होगा उसका एक राजा होगा, राजा नहीं होगा अब, ठीक है। अब राजा को चुनेगी जनता, और राजा पहली बात इलेक्शन से चुना जाएगा, है ना। हर कोई नहीं कि आपके परिवार में राजा थे, पापा राजा थे तो तुम भी राजा बनोगे, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड सिस्टम इन विच किंग एंजॉयड द अनलिमिटेड पावर, ठीक है। अभी कहते हैं कि धीरे धीरे क्या होने लगेगा, धीरे धीरे हम ये सारी चीजें जो है अब हम करेंगे क्या, कि जितनी भी मोनार्की थी, जितने भी राजा रजवाड़े थे, इनको धीरे धीरे खत्म करेंगे, और जो ये पुराना सिस्टम हमारे यहाँ चलता आ रहा था कि जो सारी पावर होगी वो किसके पास होगी? राजा के पावर होगी। राजा ने कहा कि यहाँ से पत्ता नहीं हिलेगा, तो राजा के यहाँ से पत्ता हिल नहीं सकता, है ना। राजा ने कहा कि तुम और तुम्हारी आगे आने वाली 3 पुश्तें हमारे यहाँ काम करेंगी, तो वो काम करेंगी, ठीक है। चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, ठीक है, पर वो काम करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये आपको धीरे-धीरे इन्होंने गिराना शुरू किया, और यहाँ पे जो भी चीज़ें टूटी हुई फेंकी गई हैं, ये सब इसी चीज़ का प्रतीक है कि धीरे-धीरे मोनार्कियल जो पावर है, जो रूलर वाली जो पावर है, जो पुरानी जो प्रथा चलती आ रही थी कि राजा होगा और राजा के सब गुलाम होंगे, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगी है। समझ में आया? The painting also represents different nations through their flag and traditional costume। जो मैंने शुरू में बताया कि अलग-अलग जगहों के अलग-अलग नेशंस के लोग, अलग-अलग देश के लोग अपने-अपने झंडे के साथ और अपने-अपने पोशाक पहने हुए इस स्टैचू के आगे से निकल रहे हैं। जैसे आपको दिखेगा कि फ्रांस का जो ट्राई कलर है, अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आपने पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा था कि एक फ्रांस ने 3 कलर वाला झंडा अपनाया था, है ना? इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग के साथ जर्मन स्पीकिंग जो रीजन के लोग हैं, वो भी आप जा रहे हैं, है ना? वो भी आगे हुए जा रहे हैं। ग्रीन, व्हाइट, रेड के साथ अगर देखेंगे तो इटली जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखें ये, ठीक है? तो ये आपको फ्रांस आगे हुए जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? फिर जर्मनी की ये लोग आपको पीछे हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर ये इटली के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जाते हुए, ठीक? आप इस इमेज में और बढ़िया से देख सकते हैं। तो ये आपको फ्रांस दिखाई दे रहा है ना? ये जर्मनी आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे इटली आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग-अलग देशों के लोग अपने-अपने झंडे के साथ दिखाई दे रहे हैं। द स्टार्स एंड स्ट्रिप्स फ्लैग रिप्रेजेंट द यूनाइटेड नेशन, व्हाइल द स्विट्जरलैंड इज आल्सो शोन इन द एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेशन स्टेट। अगर आप ध्यान से इस पेंटिंग को देखेंगे ना, तो इस पेंटिंग में बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जो आगे ऐसे जा रही हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में बताया तो गया है चैप्टर में, पर उनका झंडा आपको नहीं दिखेगा। पर याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस ये वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ये 2 ऑलरेडी जो है वो उस वक्त तक आजाद हो चुके हैं, अपने यहाँ से राजा वाजा सब खत्म कर दिया है इन्होंने, और मॉडर्न स्टेट बन चुके हैं, यानी कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वहाँ पे चलने लगी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड आपको ऑलरेडी दिखेंगे कि वो आगे निकल चुके हैं। उसके पीछे आपको फ्रांस दिखेगा, फ्रांस के पीछे आपको जर्मन और इटली वाले लोग दिखेंगे, और इन सब के पीछे, इटली वगैरह के पीछे आपको पोलैंड, हंगरी, आयरलैंड, रशिया, है ना? इन सब जगहों के लोग आपको इस लाइन में जाते हुए दिखेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखेगा, फिर आपको स्विट्जरलैंड दिखेगा, स्विट्जरलैंड के बाद आप फ्रांस दिखेंगे, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसी टाइम पे, ये बात कब हो रही है? 1848 की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ है?
1789 में, ठीक है। तो उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो 1815 का वो टाइम है जब नेपोलियन हारता है ना? तो नेपोलियन के हारने के बाद अगर आप देखेंगे तो फ्रांस जो है वो पूरे तरीके से बदल जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, फ्रांस आगे चला गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इटली के बारे में पढ़ेंगे, है ना? इसके बाद आपको जो दिखेगा वो दिखेगा पोलैंड, हंगरी, आयरलैंड, रशिया, इन सब के भी लोग आपको इस कतार में पीछे लगे हुए दिख जाएंगे। एट द टॉप ऑफ द पेंटिंग एंजल्स, सेंट्स एंड क्रिस्ट, ध्यान से सुनेगा। पेंटिंग के टॉप में आपको एंजल्स दिखेंगे, सेंट्स दिखेंगे, जीसस क्राइस्ट भी दिखेंगे। आर सोन लुकिंग डाउन, वो सब क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, है ना, लोगों को। दीज फिगर सिंबलाइज फ्रेटर्निटी, पीस एंड ब्रदरहुड अमंग नेशन। सॉरो पेंटिंग रिफ्लेक्ट्स अ यूटोपियन विजन ऑफ वर्ल्ड वेयर ऑल नेशंस आर फ्री, यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक। ऊपर से देखते हुए ये सारे जो हैं, जो भी यहाँ पे एंजल, सेंट्स और क्राइस्ट हैं, वो जो अलग-अलग धर्मों के जो देवी-देवता हैं, ये सब फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, शांति और जो ब्रदरहुड है दोन लोगों के बीच में, इसको प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पेंटिंग से पता चल रहा है कि भले ही आपके देश अलग हो सकते हैं, आपके लोग अलग हो सकते हैं, आपके भगवान अलग हो सकते हैं, पर ये जो भाईचारा है वो दुनिया में हमेशा बना रहना चाहिए। शांति हमेशा दुनिया में बनी रहनी चाहिए। तो अगर आप सौरव की पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे ना, तो सौरव की पेंटिंग एक यूटोपियन विज़न दिखाती है वर्ल्ड का। यूटोपियन विज़न का मतलब जहाँ पे हर नेशन जो है वो फ्री है, यूनाइटेड है, एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और डेमोक्रेटिक हैं। जहाँ पे सरकारें जो हैं वो जनता चुनती है। पर अगर अभी भी इस ज़माने में भी अभी टाइम चल रहा है 2026, अगर 2026 में भी देखेंगे ना, तो कई देश आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे रूल जो है वो राजा करता है ना? कई जगह आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे रूल जो है वो राजा करता है। अभी भी मोनार्कियल पावर वो आपको वो सम्मान देखने को मिलेगा कि यहाँ के राजा थे, यहाँ के राजा आज हैं, ये पूर्वज हैं इनके, है ना? तो ये बता रही है किताब कि सौरों का जो व्यू है, सौरव जिस तरीके से दुनिया को देखना चाहते हैं कि दुनिया में हर कोई, हर नेशन फ्री हो, है ना, यूनाइटेड हो, डेमोक्रेटिक हो, ये एक यूटोपियन विजन है। द वर्ड यूटोपियन रिफर्स टू एन आइडियल इमेजिनरी सोसाइटी दैट मे नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी बट रिप्रेजेंट अ परफेक्ट ड्रीम। ठीक है, अगर आपको यूटोपियन वर्ड का मतलब समझना है तो यूटोपियन वर्ड ऐसा समझो, एक ऐसी सोसाइटी, है ना, जो असलियत में हो नहीं सकती है। एक ऐसी सोसाइटी जो असलियत में हो नहीं सकती है। ये एक बहुत आइडियल सोसाइटी है, मतलब जहाँ सब कुछ अच्छा-अच्छा ही दिख रहा है ना? इसको हिंदी भाषा में अगर मैं कहूँ तो एक होता है ना राम राज्य, हमारे यहाँ बोलते हैं इस वर्ड को राम राज्य। मतलब ऐसा बोलते हैं कि राम राज्य में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता था। दूध दही की धारा बहती थी, लोग अमीर हुआ करते थे, सबके साथ सोने चांदी थे, कोई खाने बिना नहीं मरता था, है ना? हर कोई फ्री था, हर कोई खुश था, ये सब से जो मतलब एकदम ऐसा कि किसी को कोई दुःख है ही नहीं। पर असल में आप देखोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। राम खुद वनवास में गए हैं, ठीक है? राम खुद रावण के साथ युद्ध लड़े, राम के खुद संघर्ष करना पड़ा है ज़िंदगी में। तो ऐसा कुछ नहीं होता ना कि हर कोई खुश रहेगा। तो एक आइडियल सोसाइटी, यूटोपियन सोसाइटी का मतलब होता है यूटोपियन यूटोपियन वर्ड ही ऐसा होता है। यूटोपियन वर्ड का ही मतलब होता है कि मतलब एक अपने ही सपने में जी रहे हो, जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट नज़र आ रहा है, सब कुछ अच्छा-अच्छा नज़र आ रहा है ना? तो सौरव भी एक ऐसी दुनिया का मतलब सोच रहे हैं जो कि जहाँ पे हर कोई फ्री है, हर कोई यूनाइटेड है, हर कोई डेमोक्रेटिक है। हर जगह आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा ना भैया, है ना? कई जगह पे आप देखेंगे कि एब्सोल्यूटिस्ट पावर अभी भी है ना? जहाँ पे राजा राज्य करता है। जैसे आपको अलग-अलग जगहों बाद में आपने जर्मनी में भी देखा है हिटलर था, है ना? उसके बाद अभी आप देखेंगे तो किम जोंग आपको नॉर्थ कोरिया में दिखेगा, वो भी तो तानाशाह है। उसके सामने किसी की आवाज़ है उठाने की? नहीं। क्या फ्री हो? नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, है ना? तो किम जोंग, है ना? शी जिनपिंग, अगर आप चाइना में देखेंगे तो चाइना में आप आए दिन खबरें सुनते रहते हैं भाई। अपने ही देश में आप देख लो ना, अपने ही देश में देख लो, क्या हर कोई फ्री है? नहीं। मीडिया का फ्री है? आप आने टाइम देखते रहते हो कि मीडिया एक ही पार्टी की तरफ झुकी हुई नज़र आ रही है ना? सब कुछ अच्छा-अच्छा दिखा रहे हैं उनके बारे में। तो ये सब चीज़ें नहीं है। जिसने उनके खिलाफ बोलने की कोशिश की रातों-रात गायब हो जा रहा है आदमी। ठीक है? तो ये यूटोपियन जो सोच है सौरों की, असल में दुनिया ऐसी नहीं होती है। इसीलिए ये वर्ड बता रहे हैं कि ये जो पेंटिंग है सौरों की, ये रिफ्लेक्ट करती है एक यूटोपियन विज़न ऑफ वर्ल्ड का, है ना? दुनिया की एक ऐसी तस्वीर सामने लेके आती है, जहाँ पे सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है, पर असल में ऐसा अच्छा-अच्छा सब जगह होता नहीं है।
ठीक है, वापस आते हैं आगे कहानी में। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल फोर्सेस इन यूरोप। धीरे धीरे 19th सेंचुरी जैसे जैसे नजदीक आई, नेशनलिज्म जो है वो सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी फोर्स बन के निकला, है ना, कहाँ पे, यूरोप में। इससे पहले, बिफोर दिस पीरियड, यूरोप वाज डोमिनेटेड बाय मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर। इससे पहले क्या था, इससे पहले राजा रजवाड़े थे, वही बात कर रहे हैं ये, है ना, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल जो थे, अलग अलग जगहों के जो लोग थे, वो राजा के अंदर काम करते थे, है ना, रूल ऑफ किंग्स एंड एम्परर्स। तो राजा रजवाड़ों के अंदर सब लोग काम करते थे, राजा रजवाड़ों के नौकर बन के रहा करते थे। इससे पहले नेशनलिज्म की फीलिंग जब आई यूरोप में, उससे पहले राजा रजवाड़ों के लोग गुलाम हुआ करते थे, समझ आया। हाउएवर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म encouraged पीपल टू डिमांड नेशन स्टेट्स। जैसे जैसे नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में जलनी शुरू हुई, लोगों ने कहा कि एक काम करिए, अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और यहाँ से निकलिए, ये हमारा देश है, इसे हम संभाल लेंगे, हम बना लेंगे, आप यहाँ से बोरिया बिस्तरा उठाइए और निकलिए। तो नेशनलिज्म की फीलिंग ने लोगों को इंकरेज किया, लोगों को बढ़ावा दिया कि वो धीरे धीरे नेशन स्टेट्स की मांग करें कि हम अपना नेशन खुद बनाएंगे। A nation state is a state in which the majority of citizens share a common identity। तो नेशन स्टेट को ही डिफाइन कर रहे हैं। नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है, एक ऐसा जमीन का हिस्सा होता है जहां पे जो उनके रहने वाले लोग हैं उनके पास एक कॉमन आइडेंटिटी होती है। देखने से ही पता चल जाएगा कि ये इस जगह के लोग हैं। उनका एक कॉमन हिस्ट्री होती है कि हाँ, जैसे हमारे इंडिया की हिस्ट्री है, हमारे इंडिया की हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो पीछे जाके देखेंगे तो हमको चंद्रशेखर आजाद मिलेंगे, भगत सिंह मिलेंगे, महात्मा गांधी मिलेंगे, है ना। उसके अलावा हमारे यहाँ चोल साम्राज्य दिखने को मिलेगा, बड़ा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर। ये सब कुछ हिस्ट्री क्या है, ये हमारी हिस्ट्री है ना। तो हम एक कॉमन आइडेंटिटी होगी यहाँ पे रहने वाले लोगों के पास, हमारी हिस्ट्री भी कॉमन होगी। अब चाहे मैं यहाँ पे पढ़ूं, चाहे मुंबई में कोई लड़का पढ़े, हिस्ट्री तो वही पढ़ेगा जो हमारी है ना। कल्चर हमारा सेम है, भारतीय संस्कृति अलग ही है ना। भारतीय संस्कृति, भले ही आप महाराष्ट्रन कल्चर अलग है, मुंबईयन कल्चर अलग है ना, यूपी का कल्चर अलग है, लेकिन अगर आप टोटल ऑल देखोगे तो सबको ही क्या मिला के बोलेंगे, सबको ही बोलेंगे ना इंडियन कल्चर, है ना। भारतीय जो संस्कृति है इसकी बात करते हो ना। और सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि भैया हम इस एक नेशन से बिलोंग करते हैं, उसे हम बोलते हैं नेशन स्टेट। जब लोगों के अंदर ये फीलिंग आने लगे, तो जहां पे लोगों के अंदर कॉमन आइडेंटिटी हो, उनका हिस्ट्री सेम हो, उनका कल्चर सेम हो, और लोगों के अंदर ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो कि हम इसी देश का हिस्सा हैं, समझ आया, तो उसे हम बोलते हैं नेशन स्टेट। दिस कॉमन आइडेंटिटी वॉज नॉट नेचुरली प्रेजेंट फ्रॉम एंशियंट टाइम बट वॉज क्रिएटेड थ्रू लॉन्ग स्ट्रगल्स, रिवॉल्यूशन एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। ये कह रहे हैं कि ये जो कॉमन आइडेंटिटी लोगों को देखने को मिल रही है ना आपकी, जो ये लोग आपको दिख रहे हैं कि हाँ ये भारतीय हैं, इनके अंदर जो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिख रहा है कि हम भारत के रहने वाले लोग हैं, हमारा ये कल्चर है, हमारी ये हिस्ट्री है, ये हमेशा से नहीं है ना। ये एंशियंट टाइम, ये बहुत पहले से नहीं आया है, ठीक है। ये लंबे समय तक लोगों ने इसके लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, स्ट्रगल किए हैं, रिवॉल्यूशन, इसके लिए क्रांति हुई है ना, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए हैं, तब जाके हमको ये कॉमन आइडेंटिटी मिली है। अपने ही देख लो, हमारे यहाँ क्या स्ट्रगल नहीं हुआ, हमारे यहाँ भी तो आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई है, हमने भी तो क्रांति की है, हमने भी तो पॉलिटिकल मूवमेंट्स किए हैं और किए ही हैं, तब जाके हमको आजादी मिली है। और जब ये आजादी मिली है, तो अब अगर कोई आके हमसे कहे कि नहीं अब मैं तुम्हारा राजा हूं, तो क्या हम मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे भाई, हम इस देश के लोग हैं। इस देश की जब बात आएगी तो हम सब एक साथ खड़े हुए नजर आएंगे, फिर चाहे वो मुंबई से हो, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे वो किसी भी भारत के किसी भी हिस्से से हो, है ना। तो ये जो कॉमन आइडेंटिटी है, ये पुराने समय से नहीं है हमारे पास, इसको धीरे धीरे हमने अपने अनुभव से बनाया है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए संघर्ष किया है, लड़ा है, क्रांति की है ना। लोगों ने अपनी जानें दी हैं इस अजीज देश को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, इसको हम बोलते हैं नेशन स्टेट, ठीक है। और नेशन स्टेट से आपके अंदर, जब आपको नेशन स्टेट ऑलरेडी मिल जाता है ना, अभी आपका जब नेशन जो है आपके पास एक कंप्लीट जो कंट्री है वो आपकी बन जाती है ना, तो उस कंट्री के प्रति आपके अंदर एक नेशनलिज्म की भावना वो हमेशा बनी रहती है। पर आपको बस पहले सोचना पड़ेगा कि क्या पहले नेशन स्टेट आए या पहले नेशनलिज्म आया। तो उसमें जीत होगी नेशनलिज्म की, कि पहले नेशनलिज्म आया, है ना। उस नेशनलिज्म की वजह से लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया,
लोगों ने जीतना शुरू किया, लोगों ने रिवॉल्यूशंस किए, तब जाके नेशन स्टेट बने हैं। ठीक है। द आइडिया ऑफ ला पैट्री, है ना, ला पैट्री का मतलब होता है द फादरलैंड, एंड ला सिटियन, है ना, ला सिटोइन, ले सिटोइन और ले पैट्री, ला पैट्री और ला ले सिटोइन का जो आइडिया है, द सिटीजन और द फादरलैंड का आइडिया, है ना, ये दो आइडियाज आपको याद रखने हैं। इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, किस टाइम पे आए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये दो आइडियाज आए, ला पैट्री और ली सिटियन, है ना। तो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। अब दोनों का मतलब समझो। ला पैट्रिया, जो ला पैट्री है, वो इम्फेसाइज करता है कि नेशन जो है ना, नेशन जो है वो लोगों का होता है, ना कि राजा का। समझा? जो भी एक कंट्री है, ला पैट्री मतलब पहला, ये ला पैट्री मतलब द फादरलैंड। ये आइडिया क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ला पैट्री, नेशन जो होता है, जो कोई भी कंट्री होती है, वो कंट्री होती है लोगों की, ना कि किसी राजा की। ठीक है। तो जो भी कंट्री है, जैसे भारत, भारत जो है वो भारत के लोगों की कंट्री, लोगों का देश है, कि भारत का राजा नहीं है। ठीक है। तो ये राजा रजवाड़ों से काम अब नहीं चलेगा। लीडर हो सकता है, पर लीडर वही होगा जिसको लोग चुनेंगे। तो अल्टीमेट पावर किसके पास होनी चाहिए? अल्टीमेट पावर होनी चाहिए, जो होनी चाहिए पावर, वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए, राजा वाजा के हाथ में नहीं होनी चाहिए। कल को कोई मुंह उठा के खड़ा हो जाए, मैं यहाँ का राजा हूं, तो बन जाएगा, नहीं। ला पैट्री यानी फादरलैंड का आइडिया ये कहता है कि जो भी नेशन होगा, जो भी देश होगा, उस देश की जो अल्टीमेट पावर है ना, जो हाईएस्ट पावर होगी, वो किसके पास होगी? वो लोगों के पास होगी। लोग चुनेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। कोई खुद से नहीं कह देगा कि मैं यहाँ का राजा हूँ। ठीक उसी तरीके से ले सिटियन, है ना, ले सिटियन जो है, ले सिटियन वाला जो आइडिया है, ये कहता है कि एक देश के रहने वाले जो भी लोग हैं, वो सब कोई इक्वल हैं, उनके पास इक्वल राइट्स हैं, है ना, अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहते हैं कि अगर मैं इस देश का नागरिक हूं, ठीक है, सपोज करो कि ये मेरा देश है, ठीक है, ये मेरा देश है, तो ये देश, पहली बात तो ला पैट्री का मतलब द फादरलैंड का आइडिया कहता है कि यहाँ पे ये जो देश है, ये देश यहाँ के रहने वाले लोगों का है, किसी राजा रजवाड़े का नहीं है। ठीक है। और दूसरा लेसिटियन, लेसिटॉइन जो है, लेसिटॉइन बोलते हैं इसको, पार्डन माय लैंग्वेज। तो लेसिटॉइन जो है, लेसिटॉइन मतलब द सिटीजन का जो आइडिया है, वो कहता है कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहेंगे, है ना, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस देश के अंदर जो भी लोग हैं, वो हर कोई बराबर है, उनमें कोई भेदभाव नहीं करेगा, उनमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और सबके पास बराबर का अधिकार होगा, है ना। ये नहीं कि किसी के पास ज्यादा अधिकार मिलेगा, तुम अमीर हो तो तुमको ज्यादा अधिकार मिलेगा, और कोई गरीब है तो कोई उसको कम अधिकार मिलेगा। हर कोई इस देश के अंदर जो कोई भी रह रहा है ना, इस देश के अंदर जो कोई भी रह रहा है, ली सिटोइन के आइडिया के हिसाब से, द सिटीजन के आइडिया के हिसाब से, इस देश के अंदर रहने वाला हर सिटीजन बराबर है ना, और सबके पास बराबर का अधिकार है। अर्लियर पीपल वर कंसीडर्ड सब्जेक्ट्स ऑफ किंग। पहले क्या होता था? पहले होते थे राजा के गुलाम, जो भी लोग थे। बट आफ्टर द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? दे वर रिगार्डेड एज सिटीजन्स हु फॉर्म द नेशन कलेक्टिवली। उसके बाद हुआ ये कि राजा को किया गया खत्म, है ना, राजा का साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। आपने देखा होगा लुई 16 वगैरह, और रशिया का जो जार था उसको खत्म किया गया। तो अलग अलग आप देखेंगे तो सबकी पावर, जो राजा रजवाड़ों की जो पावर है, वो धीरे धीरे खत्म की गई, और उसके बाद लोगों ने, वहां के रहने वाले लोगों ने मिलके उस नेशन को बनाया, है ना। तो ये जो आइडिया है कि यहाँ जो अल्टीमेट पावर है वो नेशन के लोगों के पास है, लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा लीडर कौन होगा, हमारा राजा कौन होगा। ठीक है। और इसी को हमने कहा डेमोक्रेसी। दीज आइडियाज प्रोमोटेड इन, जो आइडिया है लापैट्री और ले सिटोइन के आइडिया से, इन दोनों आइडियाज की वजह से इक्वालिटी, यूनिटी और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ये आइडियाज प्रमोट हुए। लोगों को ये फील हुआ कि सब कोई बराबर है ना, अब राजा के कोई गुलाम नहीं है, हम लोग एक ही देश में रहने वाले लोग हैं, तो मिलजुल के रहेंगे, यूनिटी। और राजा कोई खुद से बन के नहीं आएगा, उसे हम चुनेंगे, तो सारी जो पावर है वो जनता के हाथ में रहेगी। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए,
अब समझ लेते हैं लास्ट में, अर्नेस्ट रेनन नाम के एक आदमी है ना, उन्होंने एक लेक्चर दिया। लेक्चर कहाँ दिया? लेक्चर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ सोर्बोन में। यूनिवर्सिटी ऑफ सोर्बोन में इन्होंने 1882 में एक लेक्चर दिया, है ना। फ्रांस के भी ये भी रहने वाले थे। इन्होंने ये लेक्चर दिया और उसके बाद उन्होंने, इनका सवाल क्या था, किस सवाल पे लेक्चर दिया? तो सवाल था व्हाट इज अ नेशन। ठीक है, व्हाट इज अ नेशन। उसके बाद ये पब्लिश हुआ, है ना, पब्लिश हुआ व्हाट इज अ नेशन के नाम से। ठीक है, उसके बाद ये मतलब इन्होंने लेक्चर दिया 1882 में। ठीक है, फिर ये लेक्चर जो है वो पब्लिश हुआ, है ना, और पब्लिश हुआ तो उसके बाद ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ। इस ऐसे के अंदर रेनन ने क्रिटिसाइज किया, है ना, जो पहले से मान्यता चलती आ रही थी कि नेशन वही है जहाँ के लोग जो है वो कॉमन लैंग्वेज, मतलब एक ही भाषा बोलते हों, एक ही तरह के लोग रहते हों, एक ही रिलीजन के रहते हों, या एक टेरिटरी के अंदर नॉर्मल जो मान्यता थी कि एक टेरिटरी के अंदर, इसके अंदर जो भी लोग हैं वो नेशन के हैं। नहीं, नेशन, अर्नेस्ट रेनन ने कहा कि ये जो आइडिया है ये लिमिटेड ऑथर है, मतलब लिमिटेड जानकारी है, मैं पूरे तरीके से इसको नहीं मानता हूं। अर्नेस्ट रेनन ने कहा कि नेशन जो होता है वो कल्मिनेशन होता है। कल्मिनेशन का मतलब होता है बच्चों रिजल्ट, है ना, कि नेशन जो होता है वो ऐसे ही नहीं बन जाता। नेशन कल्मिनेशन होता है लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। मतलब अतीत में लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया होता है। लोगों का जो संघर्ष होता है, लोगों का जो त्याग होता है, लोगों का जो डिवोशन होता है, उससे बनता है नेशन, है ना। लोगों ने, अब जैसे भारत का एग्जांपल लो, इंडिया के लोगों ने बहुत सारा पास्ट में संघर्ष किया है इस नेशन के लिए, इस जमीन के टुकड़े के लिए, है ना। लोगों ने अपनी जानें दी हैं, अपने माँ बाप भाई बहन सबने कुछ ना कुछ खोया है। इसके अलावा डिवोशन, 23 साल की उम्र में अगर भगत सिंह फांसी चढ़ जा रहे हैं तो वो पागल नहीं है। ठीक है, पहली बात तो समझ में आ रहा है आपको। तो अगर 23 साल का एक लड़का, आप हम 23 साल के 24 साल के हैं, क्या कर रहे हैं हमको पता है ना, पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है उन लोगों के, तो वो डिवोशन ही है ना। अपने भगवान, उन्होंने भगवान माना है नेशन को, इस जमीन के, इस भारत को उन्होंने भगवान की तरह देखा है। तभी बिना कुछ सोचे समझे 23 साल की उम्र में, बना कुछ अपने परिवार का सोचे, बिना किसी के बारे में सोचे, फांसी के फंदे पर चढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो संघर्ष है, ये जो सेक्रीफाइस है, ये जो डिवोशन है, इससे बनता है नेशन। अर्नेस्ट रेनन बोलते हैं केवल एक भाषा, एक धर्म और एक टेरिटरी के अंदर आ जाने से नेशन नहीं बनेगा। आप लाख कह लो ना, मैं कह रहा हूँ ये देश है, इस देश के अंदर आ जाओ, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, वो भले ये दोनों हिंदी बोले, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये दोनों हिंदू भी हैं, ठीक है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये इस देश के अंदर भी है, तो टेरिटरी भी सेम है। लेकिन क्या फायदा अगर ये एक दूसरे के साथ ही नहीं है? तो क्या फायदा अगर कोई इनको बाहर से मारने आया और ये बगल वाले बैठ के मुंह देख रहे हैं, है ना। इससे नेशन नहीं बनता है। तो अर्नेस्ट रेनन कहते हैं कि मैं इस आइडिया को नहीं मानता हूं कि आप कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, कॉमन रेस के हैं, कॉमन रिलीजन के हैं, तो कॉमन टेरिटरी शेयर करते हैं तो आप उससे नेशन बन जाते हैं। नहीं, नेशन बनते हैं एंडेवर से, संघर्षों से, सेक्रीफाइस यानी कि त्याग से, डिवोशन से, भक्ति से। जब आप विश्वास करते हैं, है ना, हीरोइक पास्ट, मतलब हमारा जो पास्ट है वो हीरोइक है। अरे हम बहुत सारे ग्रेट मैन की ग्लोरीज, है ना, एंड दैट इज अ सोशल कैपिटल अपॉन विच द नेशन बेसिस नेशनल आइडियाज। ठीक है, जो हमारे लोग हैं, जैसे अभी भी हम देखोगे तो पास्ट में जो भी घटनाएं हुई, जैसे महात्मा गांधी को याद करते हैं, जैसे भगत सिंह को हम याद करते हैं, ठीक है, भगत सिंह को हम याद करते हैं, है ना, चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं, ऐसे न जाने कितने, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, महाराठा छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, न जाने कितने लोगों को हम याद करते हैं भैया। ठीक है, अब ये हमारा जो ये ग्रेट मेन की ग्लोरी है, ठीक है, जो इनके इतिहास हमारा भरा हुआ है, इनके संघर्षों से, इनके सेक्रीफाइसेस से, ये हमको बनाती है नेशन, है ना। ये बेस होता है किसी भी नेशनल आइडिया का, ये सोशल कैपिटल है हमारे, ठीक है, ये धन है हमारा, ये सामाजिक जो है वो सामाजिक हमने हमने इकट्ठा की है, ये क्या, ये हमारा, ये वेल्थ है, ये सोशल वेल्थ है, ये हमारा ये धन है। ठीक है, ये लोग जो है हमारे, जो पास्ट में हमारे लिए लड़े हैं, to have a common glories in the past, to have a common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more, these are the essential condition for being a people। कह रहे हैं कि
पास्ट में हमने जो कॉमन ग्लोरीज शेयर की हैं, है ना, कि हमारे जो हीरोज हैं, नेशनल हीरोज हैं, वो सेम है ना। मैं भी भगत सिंह को मानता हूँ, तुम भी भगत सिंह को मानते हो। क्यों मानते हो? क्योंकि वो भारत के लिए लड़े, है ना। मराठा मराठा किंगडम, है ना, मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज को हम भी पूछते हैं, तुम भी पूछते हो। क्यों पूछते हो? क्योंकि वो इस देश के लिए लड़े, है ना। टू हैव अ कॉमन विल इन प्रेजेंट, हर कोई की प्रेजेंट में भी एक ही चाह है। क्या चाह है? कि देश को आगे बढ़ाना है ना। इस देश के लिए अच्छा नेता चुनना है, इस देश के युवा को ताकतवर बनाना है ना। टू हैव परफॉर्म्ड ग्रेट डीड्स, जो अच्छे अच्छे काम है वो साथ मिलके करने हैं, जो बड़े काम है वो साथ मिलके करने हैं, हर संघर्ष में एक दूसरे का साथ देना है। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और ये अंदर इच्छा रखना कि हम इस देश के लिए और भी अच्छा करेंगे और एक साथ मिलके करेंगे। ये जो है एसेंशियल कंडीशन है जिनसे कि किसी देश के लोग बनते हैं। अर्नेस्ट रेनन कहते हैं केवल सेम जाति, सेम लैंग्वेज बोलने से नेशन नहीं बनता है। नेशन बनता है जब आप संघर्ष करते हैं, है ना, जब आप त्याग करते हैं, जब आप देश के प्रति भक्ति रखते हैं, विश्वास रखते हैं, लोगों के साथ मिलके आपके जो हीरोज हैं पास्ट में वो सेम होते हैं, है ना, अपनी हिस्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, अपने प्रेजेंट को एक साथ मिलके मजबूत बनाते हैं और फ्यूचर को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तब जाके आप ये कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलके एक नेशन का निर्माण करेंगे। द नेशन इज देयर फॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसी ऐसे सॉलिडारिटी का मतलब होता है जहां पे लोग यूनाइट हो और एक दूसरे का सपोर्ट करें। इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का वर्ड का मतलब सुनते हो? प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि अगर कोई राजा बनना चाहता है तो उसके लिए उसको जनता की सलाह देनी पड़ेगी। तो जनता वोट करके, डायरेक्ट वोट करके जनता चुनती है कि कोई हमारे काबिल है या नहीं है। ठीक है, तो प्लेबिसाइट का मतलब होता है डायरेक्ट वोट। ठीक है, डायरेक्ट वोट उनको उनसे पूछा जाता है, जनता से पूछा जाएगा कि भैया क्या आप चाहते हैं कि ये राजा बने, तो उसको बोलते हैं प्लेबिसाइट। और कोई भी नेशन हो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो प्लेबिसाइट पे ही जुड़ा है। अगर प्लेबिसाइट नहीं हो रहा है, अगर डायरेक्ट वोटिंग नहीं हो रही है, अगर जनता से नहीं पूछा जा रहा है ना, तो फिर वो नेशन काहे का? कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर तो राजा ही हो जाएंगे, फिर तो मोनार्की ही चलेगी ना। अ प्रोविंस इज इट्स हैबिटेंट्स, है ना, जो जो देश है ना, वो उसकी जो सबसे मेन कड़ी है, जो सबसे बेसिक कड़ी है वो है इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स का मतलब जो वहां पे रहने वाले लोग हैं। इफ एनी वन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इट इज इन इनहेबिटेंट। अगर किसी से ये पूछने का अधिकार है कि भाई बताओ क्या मैं राजा बनने के लायक हूँ, तो वो किससे पूछना है? वो अपने से नहीं पूछना है, अपने दादा से नहीं पूछ लोगे कि दादाजी हम राजा बनने के लायक हैं। दादाजी कहेंगे हाँ हाँ, हम राजा थे, तुम भी राजा बनने के लायक हो, जाओ बन जाओ। नहीं, अगर ये अधिकार किसी के पास है कि कोई तुमको राजा चुने, तो वो है उस देश में रहने वाले लोग। क्या वो चाहते हैं कि तुम राजा बनो? अगर वो नहीं चाहते हैं तो तुम राजा नहीं बनोगे, है ना। और अगर तुम ना उनके ना चाहने के बावजूद राजा बन गए तो फिर ये नेशन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, फिर वो नेशन नहीं कहा जाएगा। फिर चाहे कितनी ही कॉमन लैंग्वेज हो, चाहे कितना ही एक धर्म के रहने वाले लोग हो, चाहे कितनी ही एक टेरिटरी के अंदर रह लो, कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए जो पावर है, अल्टीमेट पावर जो होनी है वो वहां पे लोगों के हाथ में होनी है। A nation is never as any real interest in annexing or holding on to a country against its will. नेशन जो होता है, नेशन के पास कोई भी ऐसा रियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि हम इस किसी भी कंट्री को एनेक्स कर लें, किसी भी कंट्री को कब्जा लें, किसी भी मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध। ये किसमें होता है? ये राजा रजवाड़ों में होता है कि चलो यहाँ का राजा कमजोर है, इस राजा की, इसको राजा को हरा के इसका जो घर है, इसका जो देश है, इस देश को अपने अंदर मिला लो। ये राजा के अंदर होता है ना। ये राजा रजवाड़ों का नियम था, ये नेशन का नियम नहीं है। इंडिया कभी भी किसी के ऊपर हमला करके नहीं लेना चाहता। अभी भी बहुत सारे नेशन ऐसे हैं जो कि हमला करके अपनी एक्सटेंशन करना चाहते हैं, है ना। पर ज्यादातर नेशंस जो है डेमोक्रेटिक नेशन है, उनका सीधा सीधा रूल है भैया कि शांति से जियो और जीने दो, है ना। कोई भी नेशन ये नहीं चाहता कि दूसरे नेशन पे कब्जा कर लो जबकि वहां के लोग नहीं चाहते हैं। तो असली नेशन वही है जहां पे लोगों से पूछा जाए, है ना, जहां पे लोग किसी के और नेशन के ऊपर कब्जा करके उसका मतलब उसको हमला करके उसको उसके ऊपर कब्जा करने के समर्थक ना हो। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ इज अ गुड थिंग, अ नेसेसिटी इवन। मतलब कह रहे हैं कि निरंजन कह रहे हैं कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद नेशन में क्या आपको लगता है कि नेशन होना चाहिए?
तो हाँ, नेशन जो है, एग्जिस्टेंस जो है नेशंस का, वो होना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है। और ये नेसेसिटी इवन है, नेसेसिटी मतलब इसकी जरूरत भी है, ये होना ही चाहिए। देयर एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी, है ना। नेशन के होने का मतलब है कि लोग आजाद हैं। नेशन, क्योंकि नेशन तभी होगा ना जब लोगों से पूछा जाएगा। लोगों से पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, लोग आजाद हैं, है ना। विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ऑर्डर एंड ओनली वन मास्टर। रेनन कह रहे हैं कि अगर नेशन रहते हैं, इससे ये पता चलेगा कि लोग आजाद हैं। अगर नेशन नहीं रहे तो इसका मतलब है कि नेशन नहीं रहे तो इसका मतलब जनता से पूछा नहीं जाएगा। जनता से पूछा नहीं जा रहा है, इसका मतलब कोई एक पावर है जो अपने आप से डिसीजन ले ले रही है बिना इनसे पूछे। अगर इनसे पूछा नहीं जा रहा है तो इनके काम क्या है, ये केवल और केवल गुलाम बन के रह जाएंगे। और उससे होगा क्या कि पूरी दुनिया में केवल एक लॉ चलेगा, मतलब जो भी दुनिया का मतलब उस देश से है ना, उस टेरिटरी से है। उस टेरिटरी के अंदर केवल एक ही लॉ चलेगा और एक ही आदमी राज्य करेगा, है ना। सब कुछ उसी के नाम से चलेगा और बाकी सब फिर से वापस से वही गुलाम हो जाएंगे, वही मोनार्की फिर से वापस आ जाएगी। तो अर्नेस्ट रेनन का, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन, उसके अकॉर्डिंग टू रेनन, अ नेशन इज फॉर्म्ड थ्रू द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कलेक्टिव एफर्ट, है ना। नेशन ऐसे नहीं बन जाता। नेशन में लोगों ने पास्ट में बहुत ज्यादा एफर्ट किया होता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया होता है इस नेशन को बनाने के लिए। बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी जानें दी होती हैं, है ना। बहुत सारे अचीवमेंट्स होते हैं जो इस देश के लोगों ने किया होता है। ही बिलीव्ड that shared memories, common glories and desire to live together to create a national unity, है ना। रेनन डिस्क्राइब द नेशन एज अ डेली प्लेबिसाइड। रेनन का कहना है कि अगर आपके पास शेयर्ड मेमोरीज हैं, शेयर्ड मेमोरीज मतलब आपके पास सेम है ना। जैसे मेरा भी हीरो भगत सिंह है, आपका भी हीरो भगत सिंह है, मेरे भी हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज, आपके भी हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना। महात्मा गांधी हमारे भी देश में, हमारे हमारे लिए भी लड़े, महात्मा गांधी आपके लिए भी लड़े, तो आप ये सब शेयर्ड मेमोरीज है पास्ट की। कॉमन ग्लोरीज, है ना। कॉमन ग्लोरीज का मतलब हमने जो लड़ाइयाँ जीती हैं, जो हमने संघर्ष से जीता हुआ है, वो सारी चीजें जो है वो हमारी कॉमन है, ठीक है। एंड द डिजायर टू लिव टुगेदर, मतलब एक साथ रह के इस देश को आगे बढ़ाने की जो चाह है, जो इच्छा है ना। एक साथ रहने की जो इच्छा है, जो यूनिटी है, इससे बनती है नेशनल यूनिटी, इससे बनता है नेशन। नेशन के रेनन डिस्क्राइब करते हैं कि नेशन का मतलब है डेली प्लेबिसाइड, कि अगर नेशन है इसका मतलब वहां पे प्लेबिसाइड होना चाहिए, वहां पे समय समय पर लोगों से पूछा जाना चाहिए कि हाँ भैया, आप मुझे बताओ कि क्या मैं आपके लिए सही राजा हूँ, क्या आप मैं आपके लिए सही लीडर हूँ या नहीं हूँ। मीनिंग दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन डिपेंड्स ऑन द कॉन्टिन्यूड विलिंगनेस ऑफ इट्स पीपल, कि नेशन तभी तक है जब तक वहां पे उन लोगों, वहां पे रहने वाले लोगों के इच्छाओं के बारे में पूछा जा रहा है कि भैया आप बताइए कि क्या हम लोग सही हैं आपके लिए, क्या हम लोग आपके लिए सही लीडर हैं या नहीं है, है ना। टू रिमेन यूनाइटेड एंड वर्क टुगेदर टू फॉर अ कॉमन फ्यूचर, ठीक है। अगर वहां पे ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है लोगों से, या एकदम नहीं पूछा जा रहा है लोगों से, फर्क भी नहीं पड़ता कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों से बस दिन रात काम कराया जा रहा है, लोग किसी के गुलाम है, तो वो नेशन हो ही नहीं सकता, है ना। वो नेशन नहीं है। नेशन तभी होगा जब लोग वहां पे मिलके साथ काम करेंगे, ताकि इसको मतलब कॉमन फ्यूचर के लिए काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे ताकि फ्यूचर अच्छा हो, उनका पास्ट सेम हो, है ना। उन्होंने पास्ट में जो भी चीजें देखी हों, उनका जो एफर्ट है, जो सेक्रीफाइस है, जो अचीवमेंट है, वो सेम होने चाहिए। प्रेजेंट में उनकी जो एक साथ रहने की इच्छा है वो सेम होनी चाहिए, है ना। और फ्यूचर में कि मेरा देश और भी अच्छा बने, ये इच्छा जो होती है इसको कहते हैं रेनम, कि हाँ तब बनेगा नेशन, ठीक है। और अगर नेशन नहीं होंगे तो रेनन के हिसाब से फिर से वही लॉ एंड ऑर्डर, फिर से वही एक ऑर्डर चलेगा और एक मास्टर बन के आ जाएगा, कोई आदमी खड़ा होकर कह देगा कि मैं राजा हूं, और वो फिर से चलता जाएगा। तो रेनन के हिसाब से देश वो नहीं है जहां पे लोग केवल एक भाषा बोलते हैं, केवल एक जगह पे रहते हैं, केवल एक धर्म के लोग हैं, नहीं। नेशन बनता है जब आपके पास हिस्ट्री में बहुत सारा संघर्ष हो, है ना। जब आपने लोगों ने संघर्ष देखा हो, सारे लोगों ने का संघर्ष एक ही हो, है ना। सारे लोगों के सेक्रीफाइसेस सेम हो, सारे लोगों का ग्लोरी सेम हो, अचीवमेंट सेम हो, है ना। लोग अभी भी साथ रहने की इच्छा रखते हो, लोग साथ रहने की मेहनत करने की, साथ रहने की इच्छा रखते हो, लोग साथ में मेहनत करने की इच्छा रखते हो, और
इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक कॉमन फ्यूचर देखते हो कि हाँ हमारा फ्यूचर में भारत जो होगा वो ऐसा होगा, ठीक है, तब जाके नेशन बनता है। तो यहाँ पे हमने बात की नेशनलिज्म की, है ना, फ्रेडरिक सोरो की पेंटिंग के बारे में, है ना, कि वो पेंटिंग में क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद हमने यूटोपियन वर्ड वगैरह, एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड वगैरह के बारे में जाना, प्लेबिसाइड के वगैरह में जाना। अभी सीधे सीधे वर्ड जो है ना वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अर्नेस्ट रेनन फ्रांस के थे, ठीक है, ये सब सारी चीजें पढ़ी। पीडीएफ आपको बच्चों इसी बी इन्फिनिट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो ठीक है, इसको लाइक शेयर जो भी करना है करो, ठीक है, बस पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो आपको इसी बी इन्फिनिट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चले, ये लेक्चर नंबर 1 था। फ्रेडरिक सोरो की पेंटिंग हमने पढ़ी आज, इसको नेशनलिज्म क्या होता है ये हमने पढ़ा। ऑर्नेस्ट रेनन के हिसाब से नेशन क्या होता है ये हमने पढ़ा, ठीक है। ला पैट्री, ले सिटियन, ये हमने आइडियाज पढ़े, है ना। प्लेबिसाइट, है ना, कुछ वर्ड्स आप एकदम दिमाग में याद रखिएगा, है ना, हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा प्लेबिसाइट क्या होता है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ला पैट्री, ला सेटोन, इसके अलावा यूटोपियन वर्ड क्या होता है, तो इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो अगर आपको इतना समझ में आया है तो मिलेंगे फिर से अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको इसी बी इन्फिनिट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।